नमस्कार साथियों, आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अच्छा हूँ। तो पहले जो हमने चीज़ें पढ़ी उसका एक बार थोड़ा-सा रिवाइज़ देख लेते हैं कि किस प्रकार हमने संविधान सभा का गठन किया और किस प्रकार हमने संविधान सभा के जो-जो निर्णय लिए गए, उन निर्णयों को किस प्रकार से संविधान में लिखित किया गया। तो इन सब के संदर्भ में मैंने कहीं न कहीं संविधान सभा के बारे में पहले आपको बता दिया होगा। संविधान सभा में जैसे कि 3 मतलब सत्र चलते हैं, जो बड़े सत्र है। और इसके साथ ही जो संविधान के प्रारूप पर जो बैठकें हुई थी, वो टोटल चर्चाएँ चली थी, वो 114 दिन चली थी, जिसके संदर्भ में मैंने आपको पहले भी ज़िक्र किया कि 114 बैठकें हुई। 114 को मतलब प्रारूप जो संविधान का तैयार किया गया था, उसके ऊपर इतने दिन तक उसके ऊपर विचार-विमर्श भी हुआ। 146 दिनों तक संविधान में बैठकें भी चली थी और हमने ये भी पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हो गया, लागू हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया, अंगीकृत हो गया, आत्मार्पित हो गया और अधिनियमित हो गया। ठीक है? इसके साथ ही 26 नवंबर अपने माफ़ कीजिएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण गणतंत्र हो गया और संविधान भी लागू हो गया। तो देखिए साथियों, हमारा जो संविधान बना, वो उस समय बना एक उपयुक्त संविधान सभा ने बनाया, आज तक वापस नहीं बना उसका। हाँ, ठीक है, संशोधन होते रहे हैं क्योंकि संविधान वेताओं ने पहले भी कहा था कि ज्यों-ज्यों नए नियमों की आवश्यकता होगी तो हमें संविधान संशोधन करके आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए हम इसमें संशोधन करते रहेंगे या आने वाली पीढ़ियाँ इनमें संशोधन करती रहेगी, उनको जो नियम उपयुक्त लगते हैं वो जोड़ते रहेंगे और जो उपयुक्त नहीं लगते हैं वो हटाते रहेंगे। अब देखिए, तो इसी के संदर्भ में हम एक और देश के संदर्भ में विकास करेंगे। हम जो ये पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है एक संविधान के संदर्भ में है, हम संविधान को उस संदर्भ में देखेंगे कि दूसरे विश्व के बहुत सारे देशों को जोड़कर देखेंगे कि हमारे देश में ये व्यवस्था है, तो उस देश में ये व्यवस्था है। किस प्रकार भिन्नता है दोनों देशों में, इसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, तो अब आज हम करते हैं नेपाल की बात। कौन से देश की बात? नेपाल की बात। आपको पता होगा 1948 में नेपाल आज़ाद हो गया था। कब? 1948 में नेपाल का पहला संविधान भी बनता है। 1948 में पहला संविधान कब बनता है? 1948 में। उसके बाद 1951 में दूसरा बनता है। उसके बाद 1959 में तीसरा बनता है। फिर 1962 में चौथा बनता है। 1990 में पांचवा बनता है। 1990 में पांचवा संविधान और उसके साथ ये एक ऐसे राजतंत्र लोकतंत्र की स्थापना कर लेता है। लेकिन फिर भी इन ये जितने भी बन रहे हैं 1948 में बना, 1951, 1959, 1962, 1990 इन सब में सर्वाधिक शक्तियां किसके पास रही? अंतिम शक्तियां किसके पास रही? राजा के पास रही। इतना आप हम सब जानते हैं कि कहीं न कहीं अगर किसी एक व्यक्ति को विशेष शक्ति दे दी जाती है, तो उस शक्ति का वो व्यक्ति किसी समय मतलब प्रयोग करके संविधान के नियमों का उल्लंघन कर सकता है। तो 1990 में राजतंत्र संवैधानिक वहाँ मतलब संविधान की स्थापना हुई, इसके साथ ही लोकतंत्र की भी स्थापना होती है, लेकिन संपूर्ण शक्तियाँ किसके पास? अंतिम शक्तियाँ किसके पास? राजा के पास। तो अक्टूबर 2002 अक्टूबर 2002 राजा ने सारी की सारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या कर दिया कि वहाँ सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली और सरकार को क्या कर दिया? भंग कर दिया। अब देखिए साथियों, अक्टूबर 2002 में राजा ने सरकार को भंग कर दिया, तो अब देश में क्रांतियाँ शुरू हो गई, आंदोलन शुरू हो गए, लोकतंत्र बचाने के आंदोलन शुरू हो गए। आखिरकार 2006 में कब? 2006 में राजा को इसके संदर्भ में पीछे खिसकना पड़ा। एक अस्थायी उन्होंने प्रधानमंत्री घोषित किया देश का। इसी के साथ ही 2008 में नई संविधान सभा बैठाई। कब बैठाई? 2008 में। और उस संविधान सभा का क्या काम था कि एक नए संविधान का निर्माण करना और जिसमें राजा की शक्तियों को पूर्ण रूप से क्या कर देना? समाप्त कर देना। मतलब केवल और केवल ठीक है राजा है, इसका मतलब ये। विशेष तौर से मुख्य इतनी शक्तियां नहीं देना। तो 2008 में नई संविधान सभा का गठन किया गया और वो नई संविधान सभा 2008 में बैठी और 2015 कब? 2015 में एक नया संविधान बनाया। नया संविधान नया क्या बनाया? नया संविधान बनाया और अब नेपाल में लोकतंत्र की व्यवस्था चल रही है ठीक ढंग से। पहले केपी ओली की सरकार थी, अभी बीच में कुछ समय पहले ही उसकी केपी ओली की सरकार गिराई गई और दूसरी सरकार है। मतलब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एक दल है वहाँ का माओवादी और उसने आज़ादी के लिए क्या लोकतंत्र के लिए आंदोलन लड़ा
मतलब क्रांतियां की, और आखिरकार बाद में क्या हो गए, ये क्रांतियों में सफल हो गए। वर्तमान में नेपाल में कैसा सा तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है। अब साथियों ध्यान देने योग्य बात कि क्या कारण है कि नेपाल में इतनी बार संविधान बना। हम आगे और देखेंगे, फ्रांस में भी बहुत बार बना, 5 बार 6 बार संविधान बनता है फ्रांस में भी, बाकी देशों में भी। और हम ये भी देखेंगे आगे आने वाले अपने एपिसोडों में कि किस प्रकार हमारे देश में आज तक कितने 105 संविधान संशोधन हुए। भारत में कितने हुए? 105 संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं सीए लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब 105 संविधान संशोधन हो गए। वहीं अमेरिका में आज तक कितने हुए? 17। अमेरिका मतलब ए अमेरिका, और आई मतलब इंडिया, भारत। तो भारत में 105, अमेरिका में केवल 17 ही कैसे? हालांकि भारत का संविधान तो कब बना? 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। और इसी के साथ ही अमेरिका का कब बना? 1789 के आसपास। तो ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका में आज तक 17 ही बार, हमारे देश में इतने कम कैसे? मतलब इतने ज्यादा कैसे, अमेरिका में इतने कम कैसे? और क्या कारण है नेपाल या फ्रांस जैसे देशों में 5-6 बार संविधान बना, हमारे देश में नहीं बना? तो ये है हमारे देश के लोगों की, या हमारे देश में संविधान निर्माताओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही इसमें। और क्या भूमिका रही है? वे संविधान निर्माता थे, वे भविष्य को सोचकर उन्होंने संविधान बनाया। और उन्होंने ये भी लिखा कि अगर संविधान में कोई नए नियम जोड़ने हैं या कोई पुराने नियम जो अब मुख्य रूप से ठीक नहीं है, उदाहरण के लिए हम अभी ये बात करेंगे जैसे 104वां संविधान संशोधन। 104वें संविधान संशोधन में क्या किया? एक तो क्या, आपके आरक्षण को आगे बढ़ाया 10 वर्षों के लिए। पहले 25 जनवरी 2020 तक था, अब कितना कर दिया? अब कर दिया 25 जनवरी 2030 कर दिया इसे। और इसके साथ ही भारतीय संविधान का आर्टिकल 331, कौन सा आर्टिकल? 331, और आर्टिकल 333। क्या है 331 में? आर्टिकल 331 में है कि दो आंगन भारतीय संसद लोकसभा में, दो आंगन भारतीय, दो आंगन भारतीय किसमें? लोकसभा में। लोकसभा में कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति। और 33 में एक विधानसभा में, एक आंगन भारतीय, कहाँ? विधानसभा में। अगर मतलब राज्यपाल को ऐसा लगता है तो वो ऐसा करेगा। आंगन भारतीय कहाँ करेगा? विधानसभा में। क्या करेगा? मनोनीत करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। केंद्र में लोकसभा में करेगा राष्ट्रपति, और यहाँ राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन देखिए इसको क्या कर दिया, अब निष्प्रभावी कर दिया, क्योंकि ये उपयुक्त ही नहीं है, अब इसका कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए 104वां संविधान संशोधन, ये हमें मतलब अगर समझने के लिए इसके संदर्भ में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हम केवल और केवल मैं इसके माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में 105 संविधान संशोधन हुए हैं। और जैसे कि नेपाल में 5-5 6-6 बार संविधान बन गया है, मतलब नया बन गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये उनकी अच्छी सोच थी। किनकी? जो संविधान के निर्माता थे उनकी। उन्होंने कहा कि भाई अगर हमें कोई नए नियम की आवश्यकता होगी तो हम क्या कर लेंगे, इसमें आने वाली पीढ़ियां संविधान संशोधन करेगी, और संविधान संशोधन करके नया नियम जोड़ लेगी। अगर कोई हटाना चाहती है तो भी हटा देगी। इसी के साथ ही साथियों एक और याद रखने योग्य चीज है, वो चीज है कि जो संविधान सभा थी वो केवल संविधान के निर्माण का काम करती थी, या इसके साथ और कोई काम करती थी? साथियों इसके साथ अंतिम संसद का भी काम करती थी, अंतरिम सरकार का भी काम करती थी, अंतरिम मंत्रिमंडल भी बनाया गया था। एक समय वो मतलब एक समय क्या करती थी, संविधान निर्माण का काम करती थी, तो दूसरे समय क्या करती थी, या दूसरे समय में वो सरकार भी चलाती थी, अंतरिम संसद के रूप में, अंतरिम सरकार के रूप में। चलिए ठीक है साथियों। अब देखो, तो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। हमने मतलब चुनाव 1952 में हुए, अक्टूबर 1951 से अपने मार्च मई तक जाते जाते हमारी लोकसभा की बैठकें शुरू होने लगी थी। तो तब तक 1950 के बाद भी अंतरिम सरकार ने हमारे संविधान को चलाया। और कहीं न कहीं अंतरिम सरकार ने हमारे देश की शासन व्यवस्था में, आपको पता होगा, आगे हम डिटेल में बात और भी करेंगे कि पहला संविधान संशोधन तो 1950 में ही हो गया, नवी अनुसूची जोड़ी गई जिस समय, क्योंकि जमीन से संबंधित भूदान आंदोलन वगैरह चलाए गए। और भूदान आंदोलन के समय विनोबा भावे का भी जिक्र आएगा आगे। तो इसी के साथ ही आज हम एक दूसरी चीज बात करेंगे, वो करेंगे अपने मौलिक कर्तव्यों, माफ कीजिएगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार। साथियों मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदत्त, वो क्या है? मौलिक अधिकार। जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो वो प्रकृति के अधिकार है, और जो संविधान के द्वारा प्रदत्त हो, किसी देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त हो, वो कैसे अधिकार है? मौलिक अधिकार है। अब देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें? भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। कौन से अनुच्छेद से लगाकर कौन से अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद
12 से 35 तक, 12 से 35 तक। इसके साथ ही एक याद रखना, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए अनुच्छेद 12 से 30 और फिर बाद में 32 से 35, तो भी साथियों सही है। क्यों सही है? आपको पता होगा कि एक अपना 31वां जो अनुच्छेद था, वर्तमान में भी है मौलिक अधिकारों में 31वां अनुच्छेद, लेकिन अब उसमें संशोधन करके लिखा गया है, संशोधन के बाद लिखा गया है 21वें अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 31 में पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार था। कैसा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान में अधिकार कितने थे? अगर आपको पूछ लिया जाए भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए, तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए। और अगर आप 7 मौलिक अधिकार, ये कब थे? अधिकार, ये 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। किसमें? मूल संविधान में। जिस समय संविधान लिखा गया, मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है साथियों 6। कितने हैं? 6। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास। तो हमारे मन में आएगा एक कहाँ गया? तो हम एक मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हमने हटा दिया। कौन से संविधान संशोधन से हटाया, कैसे हटाया, इसके संदर्भ में भी आज बात करेंगे। देखिए साथियों, अब देखो कौन कौन से मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में कौन कौन से मौलिक अधिकार दे रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहला मौलिक अधिकार, देखो पहला पहला है अपने समानता, समानता का अधिकार। ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, समानता पहला, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार भी अधिकार। और एक है छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये 6 हैं। पहले छठे नंबर पे था, वो कौन सा था? वो था संपत्ति का अधिकार। मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, अभी लिखूंगा आपको संपत्ति का अधिकार। कौन से क्रम में था? पहले छठे नंबर पे। और 7वें नंबर पे था, वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 तो है वर्तमान में। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे संपत्ति के अधिकार को। आज केवल संपत्ति के अधिकार के बारे में पढ़कर ही क्या करेंगे, अपनी बात को समाप्त करेंगे। अब देखिए, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लगाकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लगाकर 22 तक। आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है आर्टिकल 25 से लगाकर 28 तक। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, वो है अपने आर्टिकल 29 और 30। और अगला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो कब? आर्टिकल 32 से। इन सब अनुच्छेदों के बारे में भी पढ़ेंगे। बाकी जो शेष अनुच्छेद है 12 और 13 और दूसरे नीचे में अपने 31 के संदर्भ में अभी जिक्र कर रहे हैं हम संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में। और 32 के बाद 33, 34, 35 उसमें क्या लिखा है उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो समानता का अधिकार एक, दूसरा स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति का, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए साथियों, इन सब के बारे में डिटेल में हम बाद में अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आज हम केवल और केवल अब बात करते हैं संपत्ति के अधिकार की। किसकी बात करते हैं? संपत्ति के अधिकार की। हमने अभी जिक्र किया है कि अपने संविधान सभा में जो अपना छठा मूल अधिकार था, वो था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति
का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। प्रारंभ में छठा मौलिक अधिकार, छठा मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें, याद रखना कौन सा संविधान संशोधन है? 44वें संविधान संशोधन 1978 को इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से क्या कर दिया? मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क्लोज 1 में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिए। प्रारंभ में ये छठा मौलिक अधिकार था संविधान का, संविधान में लिखा गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 किसकी सरकार? मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर क्या कर दिया? अनुच्छेद 301 में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया। अब देखिए ऐसा क्यों किया साथियों? ऐसा इसलिए किया कि जो भी हमारा देश का संविधान लागू हुआ और हमने पहला संविधान संशोधन 1951 में ही कर दिया, मतलब अपने नवीं अनुसूची के समय, उसी समय से संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गए, क्योंकि संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया गया था, सब संपत्ति रख सकते थे। अब किसी व्यक्ति के पास बेचारे के रहने के लिए, मकान के लिए भी जमीन नहीं है और किसी के पास हजारों मतलब लाखों बीघों के आसपास जमीन है, तो फिर सरकार ने धीरे धीरे संपत्ति पर बाध्यता मतलब पाबंदी लगाने के लिए इन्होंने सरकार ने कुछ नियम बनाए, कुछ परिवर्तन बनाए, नवी अनुसूची बनाई और जिसमें लिखा गया अगर कोई नई सूची में कोई भी डाला गया विषय है उसे सुप्रीम कोर्ट भी क्या नहीं कर सकता, मतलब उसके ऊपर अपना निर्णय नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी फिर आपको हमने 2-3 विवाद भी पढ़े हैं, जैसे कि गोलकनाथ बनाम आपने पंजाब राज्य के बारे में पढ़ा है, या फिर अपने 1960 का विवाद हमने पढ़ा है, या हमने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का विवाद पढ़ा है। इन सब विवादों से ये सब विवाद क्यों आए या ये सब विवाद आने के कारण क्या है? इन विवादों का आने का कारण ही कहीं न कहीं संपत्ति का अधिकार ही है साथियों। उसी के साथ ही आपको पता होगा कि 1969 में हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, मतलब तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसके साथ ही प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया, राजाओं को जो पेंशन दी जा रही थी, वार्षिक पेंशन, उस पेंशन को भी समाप्त किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी संपत्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार को देखते हुए वे सारा का सारा उनके ऊपर क्या कर दिया? रोक लगा दी, गैर कानूनी घोषित कर दिया, उन अध्यादेशों को रद्द कर दिया। तो फिर सरकार ने कहीं न कहीं ये सारे परिवर्तन किए बाद में। अब देखिए साथियों, अमूमन हालांकि 25वें और 26वें संविधान संशोधन इसे हटाने से पहले ही सरकार ने उनको मतलब वापस संविधान संशोधन करके 25वां और 26वां 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये मतलब गरीबों के पक्ष की बात रखते हुए उन्होंने ऐसा किया, और इसके साथ ही प्री पर्स को भी हटाने का जो 26वां संविधान संशोधन है उनके माध्यम से उन्होंने ये भी अपना कार्य सफल बना लिया था। अब देखिए साथियों, अब अगली चीज है कि 1973 का हम एक विवाद जिक्र कर रहे हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस है। 24 अप्रैल को सुनाया था इसे, याद कर लेना अगर डेट याद करो तो। 24 अप्रैल 1973 को कितने जजों की? 13 जजेस की बेंच थी। कितनी जजेस की बेंच? 13 जजेस की। फैसला कितने निर्णय से फैसला सुनाया? 6-7 से। ठीक है, फैसला किससे सुनाया? 6-7 से। 1973 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। संसद क्या नहीं कर सकती? मौलिक अधिकारों में संशोधन। लेकिन बाद में संसद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद
संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में नहीं। और ये गजब की बात है कि सुप्रीम न्यायपालिका ने ये कहा कि संविधान का मूल ढांचा कौन सा होगा, वो जो समय आएगा उस समय हम बताते रहेंगे, आप कानून बताते रहो, बनाते रहो, और जिस समय हमें लगेगा कि ये मूल ढांचे की बात है तो उस समय हम तुरंत कह देंगे कि ये मूल ढांचे की बात है, जैसा कि 99 संविधान संशोधन हुआ। अब देखिए दूसरा उसने क्या कहा कि, और इसी के साथ इसी निर्णय में कहा कि जो संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31 के तहत दिया गया, कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 31 के तहत जो संपत्ति का अधिकार दिया गया है, वो संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित नहीं है, वो साथ में नहीं है मूल ढांचे में। अगर सरकार चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है। और इसी समय फिर बाद में अगली सरकार बनती है, जिस समय ये फैसला सुनाया गया उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन बाद में 1975 में राष्ट्रीय आपात लगता है। राष्ट्रीय आपात के बाद 1977-78 में इंदिरा गांधी की सरकार को करारी हार मिलती है, और उसके बाद मोरारजी देसाई की पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। और उसी गैर कांग्रेसी सरकार ने कहीं न कहीं जो इंदिरा गांधी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन में या 41वें में या 38वें संविधान संशोधन में जो कुछ संविधान के संदर्भ में मतलब उनको लग रहा था कि जो, या सुप्रीम कोर्ट पर भी बाध्यताएं लगाई गई, या लोकसभा के कार्यकाल को भी 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, विधानसभा को कार्यकाल को भी 6 वर्ष के लिए, मतलब 5 वर्ष की बजाय उनका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। इन सबको 44वें संविधान संशोधन में वापस 6 वर्ष की बजाय 5 वर्ष किया गया। उसी समय मोरारजी देसाई की सरकार ने अनुच्छेद 31 को भी क्या कर दिया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर पूरे अधिकार को नहीं हटाया, अधिकार तो है आज भी, लेकिन मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस श्रेणी में कर दिया, वो कर दिया साथियों अपने कानूनी अधिकार की श्रेणी में। और कौन से अनुच्छेद में डालकर, अनुच्छेद 301 में डालकर। तो थोड़ा ध्यान देना वापस, प्रारंभ में छठा मौलिक अधिकार था, प्रारंभ में संविधान में टोटल कितने थे, 7, लेकिन क्रम के अनुसार छठा ये था, कौन से अनुच्छेद में, 31 में। और 44वें संविधान संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया, इस मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर क्या कर दिया, अनुच्छेद 300 क्लोज 1 में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, 24 अप्रैल 1973 को निर्णय सुनाया, 13 जजेस की बैठक, फैसला था 6-7 से, मतलब 7 जज पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे, 7 पक्ष में थे, इसलिए बहुमत में हमेशा जीत होती है। और उसमें क्या क्या लिखा, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि एक तो लिखा कि संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगर सरकार चाहे तो संशोधन कर सकती है, अगर सरकार चाहे तो संशोधन कर सकती है। सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। एक बात महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना, 1973 से पहले, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद से पहले सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहती आई है कि, या ये कहती रही थी कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। और इसी के साथ ही हमने पहले अभी पढ़ा ना कि कोई भी चीज है, जैसे कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ से पहले हमने पढ़ा न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति है, तो यही तो पुनर्लोकन की शक्ति है। पहले ये कह रही थी संसद नहीं कर सकती मौलिक अधिकारों में, लेकिन बाद में इन्होंने अपने पुनर्विचार करते हुए कहा कि क्या कहा कि संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। चलिए साथियों, तो इसके आगे हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारा का सारा मैटर तो समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई समस्याएं है तो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई आपके विचार है तो वो भी दे सकते हैं। आपके विचारों को सुनने के लिए, आपके विचारों को लेने के लिए मैं हमेशा आतुर रहूँगा। धन्यवाद।